सामने वाली बिल्डिंग की उस लड़की की बात सुनकर मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी थी। दिमाग सुन्न भर चुका था। मैं इतने दिनों से एक प्रेत के साथ वक्त बिता रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। माया मेरे साथ रहती है, हम बात करते हैं, वो कोई भूत नहीं है। मेरी आवाज कांप रही थी। उस लड़की ने अपनी अलमारी से एक पुराना अखबार निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी सुर्खियां चीख चीख कर सच बयां कर रही थी। 12 साल पहले उस अपार्टमेंट की छत से कूदकर रूपवती नाम की एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। आज तक कोई भी इंसान ये नहीं बता पाया था कि आखिर में उसने जान क्यों दी थी। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, उस मकान मालिक ने तुम्हें पहले ही दिन चेतावनी दी थी ना। माया इस इलाके के नए लड़कों को अपनी तरफ खींचती है, उन्हें सम्मोहित करती है और फिर अपने माया जाल में फंसा लेती है। मैं ये सब जानते हुए भी एक बार उस अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहता था। मुझे एक बार अपनी माया को देखना था। शायद प्यार ने मुझसे मेरी सोचने की ताकत छीन ली थी। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। अपार्टमेंट सच में एक खंडर जैसा लग रहा था। मैं धीरे धीरे कदमों के साथ टेरेस की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी मेरे कानों के पास एक आवाज आई। मैंने कहा था उधर मत जाना, कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो इंसान वापस नहीं आता। मैं पीछे पलटा मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने पूरा अपार्टमेंट देख लिया। मुझे कोई भी उस अपार्टमेंट में नहीं मिला, ना ही माया और ना ही कोई और। मुझे मेरे कंधे बहुत भारी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे कंधों पर किसी इंसान का वजन आ गया हो। उसी वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों के सामने का मंजर देख के मेरे दिमाग में सिरन उतर गई। कुछ लोगों का झुंड जिनके अंदर जान नहीं थी, जिसमें छोटे बड़े और बूढ़े जो चिल्ला रहे थे। मेरे करीब आके उन्होंने मुझे नोचना शुरू कर दिया। मेरे बदन में इतना दर्द हो रहा था कि मानो मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। मेरी चीख गूंज उठी। मेरी आंखें खुलते ही मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। मेरे पैरों को जंजीरों से जकड़ कर रखा हुआ था। मुझे कैदी जैसा महसूस हो रहा था। फिर कुछ लोग मेरे सामने बैठ के रो रहे थे। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी की भी जान निकल जाए। आंखें खोलो, ऐसे मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आंखें खोलो। तभी मैंने सामने वाली खिड़की पर किसी को देखा। कुछ देर बाद पेशेंट वाले कपड़े और सर में तेज दर्द मुझे अंदर से झंझोर रहा था। कंधों का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। शायद कोई था जो मुझसे चिपका हुआ था। पता नहीं अचानक से बहुत सारे चूहे ना जाने कहां से आ गए और मेरे पैरों को नोचने लगे। हॉस्पिटल का वार्ड बॉय और डॉक्टर मेरे पास आए। उनके आते ही सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। वो सब मुझे पागल कह रहे थे, पर मैं पागल नहीं हूँ। मेरी आंखों में वो डर और चेहरे पर पसीना सच है। मुझे वो सब दिख रहा था, पर सिर्फ मुझे ही क्यों। कुछ दिन बाद डॉक्टर मेरे पास आई और बोली कोई मुझसे मिलने आया है और मुझे उस कमरे से बाहर निकाला गया। दिनकर, तुम्हारे घर से कोई तुम्हें मिलने आया है। बाहर गेट पर कब से खड़ा होकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मुझसे जो मिलने आया था वो कोई और नहीं, मेरे माँ बाबा थे। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे और वो मुझे घूरे जा रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दे, तेरी इस हालत की जिम्मेदार तेरी माँ है। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, बस मैं माँ की तरफ घूरे जा रहा था। पापा ने न जाने डॉक्टर से क्या कहा। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर मुझसे बहुत दूर जाके, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने डॉक्टर की आंखों में खौफ देखा था। मुझे हॉस्पिटल से जाने की परमिशन मिल गई। मैं गाड़ी में बैठा बस ये सोच रहा था कि माया कहाँ होगी। मुझे माया की सारी बातें याद आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। मेरे कंधों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं जैसे ही आईने के करीब गया, मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों में ठंड से उतर गई थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था। एक औरत मेरे कंधे के साथ लिपटी हुई थी। उसका जिस्म इतना डरावना था
कि मेरी आंखों में खौफ ने जगह बना ली। बाहर बारिश में एक औरत भीग रही थी और बुड़बुड़ा रही थी, बाहर आओ दिनकर, तुम्हारी माया हूं मैं, बाहर आओ। वो कोई और नहीं माया थी जिसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ मोड़ के देखा और हंसने लगी। मैं उसके पास गया क्योंकि मैं आज भी अपनी माया से प्यार करता था। मैं जैसे ही उसके करीब गया उसने मुझे छुआ और मुझे पिछली सारी बातें याद आने लगी। आज से करीब 5 साल पहले मेरी शादी माया से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। 8 घंटों का सफर है, अपने साथ सभी जरूरी चीजें रख ली थी ना तुमने? सबसे पहले हमारी पुश्तैनी हवेली में तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। वहाँ पर कुछ दिन रहकर रस्में पूरी करनी है। उसके बाद अपने जयपुर वाले घर लौट आएंगे हम सब। हाँ बाबा, सब रख लिया है मैंने, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद मैं और माया दोनों गाड़ी से घर के लिए निकल गए। वाओ, कितना सुंदर है ये सब। यहाँ तो सब हवेलियाँ ही नजर आ रही हैं। रुको रुको, प्लीज मेरी पिक्चर्स लो ना उसके साथ। रास्ते में पुराने खंडर में माया रुकी और फोटो क्लिक करवाने की जिद करने लगी। मेरे लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। क्या करती हो तुम? ऐसे कहीं भी नहीं चले जाते हैं। भूलो मत, तुम नई दुल्हन हो और ये हवेली नहीं खंडहर है। कोई नहीं रहता यहाँ। आगे से यहाँ आना नहीं इधर। अभी चलो। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या तुमने? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अरे बाबा, बस एक फोटो ही तो क्लिक करवाना चाह रही थी मैं, प्लीज लो ना। हमारी लव मैरिज थी पर घर में अजीब चीजें होने लगी थी। माँ बाबा उसे अजीब समझने लगे थे, यहाँ तक कि मुझे भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। राशि, जल्दी से फूलों के थाल, आरती और कलश लेकर आओ, बहुरानी आ गई हैं। पर मेरी माया को किसी साये ने अपने वश में कर रखा था। न जाने माया ने ऐसा क्यों किया, पर उसने कलश को अपने पैरों से उल्टी दिशा में मारकर चावलों को बाहर की तरफ गिरा दिया। माँ एकाएक गुस्सा हो गई। ये क्या मूर्खता है बहू, अपशगुन कर दिया तुमने। बहू लक्ष्मी होती है और चावल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कलश को दाएं पैर से अंदर की ओर गिराते हैं ताकि लक्ष्मी घर में सौभाग्य लेकर प्रवेश करे। और तुमने घर की सुख समृद्धि को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे उल्टी दिशा में कलश कौन गिराता है? अब मासा, जाने दो ना, गलती से हो गया इससे। ऐसी गलती कोई जानबूझकर थोड़ी करेगी। ये लंबा सफर करके थक गई है, इसे आदत नहीं है ना लंबे सफर की। जिस तरह से मुझे टेढ़ी नजरों से देखते हुए ये लड़की मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई है, इसे देखकर साफ पता चलता है इसने वो कलश गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसे गिराया है। लेकिन बहू ऐसा क्यों करेगी? शायद एक दिन मेरी माँ ने देखा कि दरवाजे के बाहर पैरों के उल्टे निशान बन रहे थे और फिर कुछ देर बाद वो गायब हो गए। माँ ने दरवाजे के की होल से अंदर झांक कर देखा और उन्होंने जो देखा वो देख के उनकी आंखें फैल गई। मेरी माया का जिस्म रूहानी हो गया था। माँ मुझे ये सब बता रही थी। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? माँ, मेघा घर पर आ गई है क्या? अरे वो गई ही कहाँ थी जो लौट कर आएगी। मेघा के बारे में तो तू बात ही मत कर। जो मैंने कल रात देखा ना, अगर तुझे पता चला तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रही हो? क्या देख लिया आपने कल रात ऐसा? मेघा कल रात घर में तो थी नहीं, फिर आपने देख क्या लिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। घर में नहीं थी तो कहाँ थी पूरी रात? घर में ही थी और क्या क्या किया है ना उसने कल रात में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किसी तरह भगवान का नाम लेकर रात बिताई है मैंने। अरे माँ, आपके सामने ही ना कल मैं मेघा को अपने साथ शादी में लेकर गया था। पूरी रात वो मेरे साथ ही थी। फिर पता नहीं अचानक सुबह 4 बजे कहाँ गायब हो गई। मैंने उसका फोन भी मिलाया, लेकिन वो शायद अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो मैं सीधा घर चला आया। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच है, क्या भ्रम है? मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तू तो अकेला शादी में गया था ना, और वो मेघा पूरी रात यहाँ घर में ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। उसके कमरे में वो पागलों की तरह हंस रही थी वो, और फिर उसके बाद आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी।
जानवरों की तरह गुर्रा रही थी तेरी बीवी। मुझे तो ये सब कुछ और चक्कर लगता है। अगर तूने अपनी आंखों से देखा होता ना, तब तुझे समझ में आता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैसी बेतुकी बात है। अरे एक ही इंसान एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकता है? ये सारी कंफ्यूजन मेघा के कारण ही हो रहा है ना। कहाँ है वो? उसी से पूछते हैं कि वो कल रात को कहाँ थी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर में कोई मेघा का बहरूपिया घुसा है? कोई फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर, जहाँ पर डबल रोल होंगे और वो हमारे घर में घुस आएगा? मेघा, कहाँ हो तुम मेघा? वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। कहाँ है वो? अरे अपने कमरे में है, और कहाँ जाएगी? देख बेटा, मैं तो तेरे कमरे में जाने वाली हूँ नहीं, तो खुद ही जा और अपनी आंखों से देख। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और वहाँ आराम कुर्सी बार बार हिल रही थी, पर उस पर कोई बैठा नहीं था। मैंने अपनी माया को आवाज दिया, मेघा, मेघा। अरे कोई नहीं है ऊपर कमरे में, कमरा खाली पड़ा है। और आप कह रही हैं कि वो कल रात भर से अपने कमरे में ही है। माँ, हमें मेघा को ढूंढना होगा। वो आखिर ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? अरे क्या जरूरत है अपशगुनी लड़की को ढूंढने की? मुझे तो लगता है वो इंसान नहीं, कोई चुड़ैल है। जिस दिन से ये इस घर में आई है, उस दिन से कुछ न कुछ हो ही रहा है। पहले भी मैंने इसे एक ही समय पर दो जगह देखा है। मैं तो कहती हूँ अच्छा है खुद ही चली गई, पीछा तो छूटा इस मुसीबत से। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेघा मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कोई चुड़ैल नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है उसके साथ। मैं जा रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, कहीं मेघा के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास चलो, अब वही कोई उपाय बताएंगे। मुझे तो ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। माँ मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा आसन संध्या में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, तुम्हारी बहू के पास समय बहुत कम है। कल अमावस्या की रात है। अमावस की रात काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है, और तेरी बहू जिस शक्ति के प्रभाव में है ना, वो तो वैसे भी बहुत ताकतवर है। लेकिन बाबा, मेरी पत्नी तो लापता है। उसका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? ठीक है, चलो मेरे साथ। तुम्हारी पत्नी यहाँ कहीं आस पास नहीं है, लेकिन कहाँ है यह जानने के लिए मुझे अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा निर्जर घर है जहाँ कोई आता जाता ना हो? हाँ बाबा, याद आया। शादी के बाद जब मैं पहली बार मेघा को लेकर हवेली आ रहा था, तो रास्ते में चौसर वाली हवेली पड़ी थी। मेरे मना करने के बाद भी मेघा ने हवेली के अंदर कदम रखा और एक फोटो खिंचवाई थी। मैं अभी आपको वो फोटो दिखाता हूँ। बाबा ने मुझे कहा कि मैं वो फोटो दिखाऊं। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और बाबा को फोटो दिखाई। फोटो में बाबा को एक परछाई नजर आती है, जिसे देख के मैं, मेरी माँ मालिनी और बाबा देख के चौंक जाते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि पिछले कुछ दिनों से जो आपके घर में चल रहा था उसका कारण क्या था। कहाँ है वो हवेली? मुझे वहां लेकर चलिए। शायद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। मैं बाबा को हवेली के पास ले गया। हवेली में रहने वाला परिवार बरसों पहले रहस्यमय तरीके से मारा गया था। हम लोग अंदर गए और हमने देखा कि माया हवेली वाले झूले पर बैठी हुई अजीब तरीके से हंस रही थी और लगातार हंसते ही जा रही थी। बाबा उसके पास गए। जैसा मैंने सोचा था, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आप लोग पीछे हट जाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बाबा उसके पास गए और कमंडल से पानी निकालकर उस पर छिड़का। माया चिल्ला रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये क्या हो रहा है मेरी मेघा को? बाबा, वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे लग रहा है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा ने मुझे कहा कि मैं माया को उठा के बाहर ले जाऊं, और बाबा ने हवेली के गेट पर एक धागा बांधा।
और माया के गले में भी एक धागा बांधा। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रहे, मेघा तो क्या, गांव की कोई भी महिला इस हवेली के आसपास ना आने पाए। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था? इस हवेली में एक शक्तिशाली जिन्न का साया है। आपका समय अच्छा था, जो सही समय पर मैं आपको मिल गया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतने दिनों से जो आप लोगों को भ्रमित करके भटक रहा था, वो एक जिन्न था जो आपकी बहू को अपने साथ ले जाना चाहता था। आप शायद जानते नहीं, जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझे कहा कि माया को मैंने फिर से उस हवेली की तरफ जाते देखा है। इतना सुनते ही मेरी आंखों में ठंड सी उतर गई थी। मैं भागता हुआ उस हवेली की तरफ गया और मैंने बाबा का बांधा धागा तोड़ दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये उस प्रेत का माया जाल था जिसमें मैं फंस गया और मेरी माया मुझसे दूर हो गई। वो अब तक मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर आज भी उस हवेली में कैद है और वो आत्मा बन के भी मुझे बचा रही थी। मैंने उसकी बात ना मान के उस प्रेत की बात पर भरोसा किया और इस जन्म में भी अपनी माया से दूर हो गया।